क्योंकि मैं इतिहास का हिस्सा हूँ, इस नाते मैं अपने विशेष अंदाज को जानता हूँ और आज अपने सैनिकों के जीवन के किस्सों को सुनाने के लिए जिंदा हूँ। मैं उन सैनिकों के जीवन का कभी नहीं भूलने वाला अनुभव हूँ। उस युग का, इस स्वर्ग का मैं एकमात्र साक्षी हूँ। यह स्थान तमाम गांगेयम लाम्बिया लाक्सेन के नाम से जाना जाता है। इसे बुद्धिस्टों ने अपने दैविक स्थल के लिए चुना। 8 मीटर ऊंची बुद्ध की मूर्ति इस केंद्र का प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा विशाल रोटेटिंग मिल भी भिक्षुओं की प्रार्थना के लिए महत्वपूर्ण है। इस तमाम मठ में भिक्षुओं के लिए आवासीय भवन, पुस्तकालय, म्यूजियम और मूलभूत शिक्षा की सुविधा है। गगनचुंबी ऊंचा बौद्ध स्तूप है जो कि तवांग से 92 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण जिमिथांग की लामा प्रथा के तहत करवाया गया है और इस स्तूप का आधार 186 फीट है और यह नेपाल के बोधिनाथ स्तूप से प्रभावित है। प्रसिद्ध शुनगेट सर लेक या जिसे अब माधुरी लेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फिल्म कोयला की शूटिंग के दौरान यहीं पर मशहूर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का नृत्य गीत फिल्माया गया था। भूकंप की वजह से बनी इस झील के मध्य में कुछ सूखे दरख्त खड़े हैं जो इस झील को और भी सुंदर और भी मनोहारी बना देते हैं। पैंगैंग टैंगसो झील इस क्षेत्र के सैलानियों के आकर्षण का दूसरा बड़ा केंद्र है। यह शहर से 14 किलोमीटर दूर है। जब दिन साफ रहता है तो झील का पानी नीले रंग का दिखता है। यह झील बारिश के दिनों में भी घने कोहरे से घिरी रहती है, तो अक्टूबर के दिनों में इस झील को रंग बिरंगे फूल चारों ओर से घेर लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं और जाड़े में ऐसा लगता है मानो झील ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली हो। तवांग में भारतीय सेना की उपस्थिति सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता को सही मायने में दर्शाता है। स्थानीय नववर्ष पर आयोजित होने वाले लोसार महोत्सव का विशेष आकर्षण है मोनपा संस्कृति का पारंपरिक नृत्य संगीत। यह उत्सव यहाँ के जनजीवन और वातावरण में नया रंग और नया उत्साह भरता है। अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों का यह अभिन्न उत्सव है। यह उत्सव लोगों को एक सूत्र में बांधने और भाईचारे को मजबूत करने का खुशनुमा अवसर प्रदान करता है। जो इतिहास उपलब्ध है उसके अनुसार इस उत्सव की जड़ें 16वीं सदी से जुड़ती है। इस अवसर पर नृत्य संगीत की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इस क्षेत्र का दक्षिण भाग मोम पार्किंसन के अधीन रहा है और ईसा से
500 वर्ष से लेकर 600 ईस्वी तक खूब फूला फला समृद्ध हुआ। इसके बाद इस क्षेत्र पर तिब्बत और भूटान का हल्का नियंत्रण हुआ और उसके बाद 1844 से यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं के खोज अभियान के चलते इस क्षेत्र की विशेषताएं और विविधताएं जो अब तक बाकी दुनिया से छुपी थी, वह दुनिया से पर्यटन प्रेमियों के बीच उजागर हुई। 1962 का युद्ध। ब्रिटिश शासन के अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने 550 मील या यूं कहें 890 किलोमीटर तक लंबी सीमा रेखा खींचकर इस इलाके को पड़ोसी देश की सीमा से अलग कर दिया, जिसे दुनिया आज मैकमोहन लाइन के नाम से जानती है। यह मैकमोहन लाइन ब्रिटिश इंडिया और पड़ोसी देशों के बीच सीमा रेखा के तौर पर खींची गई, लेकिन चीन के प्रतिनिधियों ने इसे सीमा रेखा मानने से इनकार कर दिया। हालांकि तिब्बत सरकार और ब्रिटिश इंडिया की सरकार के बीच इस सीमा रेखा को लेकर सहमति थी, लेकिन चीनी सरकार के प्रतिनिधियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और यही भारत चीन के बीच सीमा रेखा को लेकर टकराव का बीजारोपण हो गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ और 1949 में चीन में भी चीनी गणतंत्र स्थापित हुआ, तो इस सीमा रेखा विवाद ने और भी उग्र रूप ले लिया। भारत ने 1950 ईस्वी में इसे वैधानिक रूप से सीमा रेखा के तौर पर स्वीकार कर लिया था, जबकि चीनी सरकार इसे सीमा रेखा नहीं मानने पर अड़ी थी और यह विवाद चीन के लोगों के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गया। हालांकि शुरुआती दौर में और विशेषकर ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस में चीनियों ने इस सीमा रेखा पर अपनी सहमति जताई थी, लेकिन नए चीनी गणतंत्र ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। सीमा रेखा पर चीन की असहमति होने के बावजूद एक दशक तक यह मुद्दा दबा रहा और भारत चीन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहा, लेकिन 60 के दशक की शुरुआत के साथ ही यह मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ और यही मुद्दा 1962 के भारत चीन युद्ध का कारण बना। बुद्ध का देश युद्ध की भूमि में परिणत हो गया। भारत सदा से एक शांति प्रिय देश रहा है। अपने हजारों साल के इतिहास में भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, न किसी की जमीन हड़पने के लिए और न ही किसी पर हुकूमत करने के लिए, क्योंकि भारत सदा वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता रहा। 1962 का भारत चीन युद्ध भारत पर थोपा गया। आजाद भारत का यह पहला युद्ध था। 1959 तिब्बतियों ने चीनी अधीनता से विद्रोह कर दिया और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पलायन कर भारत आ गए। दलाई लामा ने भारत सरकार से राजनैतिक शरण की मांग की और भारत सरकार ने उन्हें और उनके साथ आए तिब्बतियों को शरण देना स्वीकार कर लिया। भारत सरकार द्वारा उन्हें शरण दिया जाना चीन को बुरा लगा और इससे भारत चीन के रिश्तों में खटास आ गई। चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका की मदद से चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और इस बात को लेकर उसने सख्त आपत्ति जताई। एक तरफ तो चीन हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहा था और चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चीन चुपके युद्ध की तैयारी कर रहा था। आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहना पड़ा कि चीन ने भारत की पीठ में छुरा फोंका है। भारत सरकार ने 1960 में विवादास्पद ऑपरेशन ओंकार शुरू किया। दूसरी तरफ
1962 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड ब्रिगेडियर जेपी दलवी के नेतृत्व में जिम्मेदारी का इलाका कामेंग सेक्टर। इस बल ने नमकाचू नदी पार कर आगे कूच कर दिया। तवांग स्थित ब्रिगेड के अंतर्गत 4 इन्फेंट्री बटालियन थी। वहीं हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ चीनी सैनिकों की तादाद 24,000 थी। एक घमासान युद्ध के लिए हालात तैयार हो चुके थे। जब दुश्मन के साथ पहली झड़प हुई, पूरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर सहित लुम्पो में स्थित थी। जल्द ही हमारी सेना की नदी के उस पार की गति को रोक दिया गया। वहीं दुश्मन का जमावड़ा थागला रेस पर बढ़ता चला गया और हमारे जवानों द्वारा भारतीय सेना के सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ने के बावजूद ब्रिगेड सेक्टर पर चीनियों ने 21 अक्टूबर को कब्जा कर लिया। और इस दौरान दोनों तरफ से काफी सैनिक हताहत हुए हैं साहब। जब तक भोला फोर्स पर महावीर प्रसाद जिंदा है, आप बिल्कुल न घबराएं, अपना अपना मोर्चा संभालें और अपनी भूमि की रक्षा अंतिम सांस तक करेंगे। 23 अक्टूबर को उसकी सेना ने असम राइफल्स के पोस्ट बुमला पर आक्रमण कर दिया। यह पोस्ट पहाड़ियों से घिरा था और यहाँ पर स्थापित प्लाटून का नेतृत्व सूबेदार जोगिंदर सिंह कर रहे थे। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने चीनियों का डट कर मुकाबला किया। यहाँ के कमांडर साहब का जरूरी संदेश। अल्फा ब्रावो चार्ली टाइगर टीम, क्या पोजीशन है? साहब, चीनी इस बारी भारी तादाद में 3 तरफ से हमसे हमला बोल रहे हैं। ओवर। ठीक है, रिइंफोर्समेंट भेजी जा रही है। उनसे पहले हमने कहा क्या करना? बहुत मारा साहब, हमने बहुत मारा। वो 200 थे, हम 3 थे और हमने उन्हें दिल्ली को मार दिया। शाबाश। ये बेटा, हमें तुम पर नाज है, डटे रहो। गोले बारूद के पूरी तरह खत्म होने के बाद भी यहाँ तक कि बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने उस पोस्ट को खाली नहीं किया और चीनी सेना से तब तक लोहा लेते रहे जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हो गए। इस बहादुरी के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी याद में बुमला में एक अभूतपूर्व स्मारक भी बनाया। गढ़वाल राइफल्स बटालियन के वीर सिपाही जसवंत सिंह का नाम भी इतिहास में अमर है, क्योंकि उस पूरी रात वह अकेले एक लाइट मशीन गन के साथ चीनियों से लड़ते रहे और 11,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोके रखा। सिपाही जसवंत सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोहनी के बल रेंगते हुए
मीडियम मशीन गन से आग बरसाती चीनी सेना की उस टुकड़ी तक गए और अपने नंगे हाथों से लाल गरम मीडियम मशीन गन चीनियों के हाथों से छीन और चीनियों की मीडियम मशीन गन से ही चीनियों को मार दिया। चीनी सैनिक इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। तभी वे अपने पीछे 300 चीनी लाशें छोड़कर भाग गए। इस पूरी लड़ाई में स्थानीय 2 लड़कियों सेना और नूरा ने उनकी मदद की। इस साहसिक कार्य के लिए सिपाही जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सिपाही जसवंत सिंह का यह बलिदान आज भी वहां तैनात सभी सैनिकों के लिए प्रेरक शौर्य गाथा के रूप में प्रत्यक्ष है। रामदयाल चौटन विजय स्तूप के रूप में खड़ा है, जो हमारे वीर सैनिकों की शौर्य गाथा का बखान करता है। यहाँ युद्ध की यादें संग्रहित हैं और रेजिमेंटल फ्लैग हमारे सैनिकों की वीरता को जीवंत बनाए रखा है। यह 2420 सैनिकों के शौर्यपूर्ण शहादत की याद दिलाता है। समय के साथ दुश्मनी और युद्ध के घाव भरे सैनिकों की शहादत का दुख कम हुआ और समृद्धि ने अपने पर फैलाने शुरू किए। ब्रिगेड ने हर आपातकाल के समय सहायता के लिए हाथ बढ़ाए और यह ब्रिगेड आज भी सामाजिक सद्भाव और पर्यटन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय सेना के जवानों ने समाज के लिए भी बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, जैसे विभिन्न विकास संबंधित कार्य, मेडिकल कैंप, प्राकृतिक आपदाओं में दूर दराज इलाकों में की गई सहायता। वहीं देश के कर्णधारों को सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा और सेना में भर्ती की तैयारी में मदद कर सेना ने आवाम के दिलों में एक अलग जगह बना ली है। अनाथों के लिए मंजुश्री फाउंडेशन की स्थापना की गई। मंजुश्री फाउंडेशन गरीब और जरूरतमंद बच्चों के रहने और शिक्षा की व्यवस्था करता है। इस पावन कार्य में सेना अपना योगदान देती है। आर्मी स्कूल तेजपुर में इन बच्चों की उच्च शिक्षा को स्पॉन्सर करते हैं। विद्याश्री स्कूल एक रोल मॉडल स्कूल है जो आर्मी के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ तमाम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है। पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए सेना ने अपनी क्षमता को विकसित किया ताकि किसी भी विषम परिस्थिति का सामना बेहतर किया जा सके। उस पर विजय प्राप्त कर सके। मेरा रोम रोम मेरी श्वास श्वास, मेरा धर्म आस था हो विश्वास, कर्तव्य मेरा हर एक कदम, भारत पे शुरू भारत पे खत्म। दुश्मन पे टूट बन कहर कहर, झंडे संग उड़ तू पहर पहर, जागे अवाम बस सारा ही, दुश्मन जाए बस सहन सहन।
मैं ही भारत, भारत ही अहम, सर्वस्व मेरा भारत को नमन। भारत पे शुरू, भारत पे खत्म, भारत पे शुरू, भारत पे खत्म। जय हिंद।